नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अप्रैल 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम अप्रैल 2022 में प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों को जो चर्चा में रहे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम के.एन. व्यास जी का है, कमलेश नीलकंठ व्यास। हाल ही में के.एन. व्यास जी को भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। ज्ञात हो कि के.एन. व्यास जी वर्ष 2018 से ही भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल 3 मई 2022 को समाप्त हो रहा था। जैसा कि अभी हमने बात की कि इनके कार्यकाल में पुनः 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो बढ़ा हुआ कार्यकाल 3 मई 2023 तक रहेगा। एक और बात है जो के.एन. व्यास जी के बारे में हमें जाननी चाहिए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन रहने के साथ ही के.एन. व्यास जी भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात सीताराम येचुरी से संबंधित है। हाल ही में भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में सीताराम येचुरी की पुनर्नियुक्ति हुई है। सीताराम येचुरी 2015 से ही भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे हैं। ये लगातार तीसरी बार महासचिव चुने गए हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो 10 अप्रैल को हुई है। आगे नाम जो है विजय सांपला जी का है। विजय सांपला जी को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है जब इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2022 तक की स्थिति में, तो वो होंगे विजय सांपला। अगला नाम सुमन कुमार बेरी जी का है, जिन्हें हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्ञात हो कि नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब सुमन कुमार बेरी जी के बारे में अगर हम जानें तो ये अर्थशास्त्री हैं और इनका कार्यकाल 1 मई 2022 से प्रारंभ होगा और इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। यानी नीति आयोग के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, और वो 2017 से 22 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो होगा सुमन कुमार बेरी। अगली बात यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर है। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है और इनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2022 से 27 जून 2023 तक रहेगा और इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी की जगह ली है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो अप्रैल 2022 की स्थिति तक डॉक्टर मनोज सोनी। अगली नियुक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से संबंधित है। इकबाल सिंह लालपुरा को, जो कि पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा, जैसा कि हमने इन पर बात की कि पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अगली नियुक्ति अजय कुमार सूद से संबंधित है। इन्हें भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद भौतिक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने के विजय राघवन की जगह ली है और यहाँ पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये बातें हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद। अगली बात जनरल मनोज पांडे से संबंधित है। इन्हें भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये भारतीय थल सेना के 32वें प्रमुख हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? एम नरवणे का इन्होंने स्थान लिया है। तो ध्यान रखना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। अगली बात लेफ्टिनेंट जनरल वी रामेश्वरम राजू से संबंधित है। इन्हें हाल ही में भारतीय थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, अभी भी पूछे जा सकते हैं।
तो ये नाम हमें ध्यान रखना है, किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें पहला नाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का है। ये गुर्जर गांधी के रूप में लोकप्रिय हैं। 31 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया। अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पहले सेना में थे और राजस्थान में गुर्जर आरक्षण समिति संघर्ष समिति के नेता भी रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता भी ये माने जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में, तो हमें ये बातें ध्यान रखना है कि हाल ही में इनका निधन हो गया। निधन के बाद कारण ही ये चर्चा में रहे। गुर्जर गांधी के रूप में ये लोकप्रिय रहे हैं और राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता रहे हैं। अगला नाम तातिनेनी रामाराव टी रामाराव का है। ये हिंदी व तमिल फिल्मों में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक के रूप में लोकप्रिय रहे और 20 अप्रैल को इनका निधन हो गया। तातिनेनी रामाराव के बारे में हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है, तो ये फिल्मों में निर्माता निर्देशक के रूप में लोकप्रिय रहे। अगला नाम बीना पानी मोहंती जी का है। ये उड़िया साहित्यकार एवं शिक्षाविद रही हैं। 24 अप्रैल को इनका निधन हो गया। बीना पानी मोहंती जी के बारे में ध्यान रखना है कि 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वहीं 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि बीना पानी मोहंती जी का संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित रही हैं, शिक्षाविद रही हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अगला नाम एल्विरा ब्रिटो का है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं और 26 अप्रैल को 2022 को इनका निधन हो गया। एल्विरा ब्रिटो, जैसा कि हमने कहा कि ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं और 1966 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। निधन के कारण जो भी व्यक्तित्व चर्चा में रहे, एक बार हमें पढ़ जरूर लेना है। चलते हैं आगे। अब हम अप्रैल 2022 में चर्चा में रहे पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 31वें सरस्वती सम्मान को लेकर है, जो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को मिला। अब प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार रहे हैं और उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अब हम कुछ बातें सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा हेतु विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना हेतु यह दिया जाता रहा है। ऐसा पहला सम्मान वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। कुछ और बातें हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में 2 अन्य और पुरस्कार है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जैसा कि हमने अभी जाना कि सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। 2 और पुरस्कार हैं जो के बिरला फाउंडेशन देता है। एक तो है बिहारी पुरस्कार, दूसरा है व्यास सम्मान। एक तो बिहारी पुरस्कार 2021 आप देखेंगे यहाँ पर, बिहारी पुरस्कार 2021 ये भी 31वां है। ये मधु कांकरिया को दिया गया है। 2018 में प्रकाशित उपन्यास है हम यहाँ थे के लिए। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर पुरस्कार राशि कितनी है? बिहारी पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। यहाँ पर हमने देखा थी कि 15 लाख रुपए है, ठीक है। और ये हमने अभी समझा कि ये किसी राजस्थान के किसी साहित्यकार को दिया जाएगा, या तो उसकी रचना हिंदी में होनी चाहिए या राजस्थानी में होनी चाहिए। एक और सम्मान के बारे में हमने जाना कि के बिरला फाउंडेशन देता है, वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी है? व्यास सम्मान में पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए है और यह किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो ये बातें हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार व व्यास सम्मान के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बातें तो हमें यही ध्यान रखनी है कि जो 31वां सरस्वती सम्मान है वो प्रोफेसर
रामदरस मिश्र जी को मिला है और उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया जी को, ये भी राजस्थान की हैं और इनका जो 2018 में उपन्यास प्रकाशित हुआ था हम यहाँ थे उसके लिए दिया गया है। और ये दोनों ही पुरस्कार हमने बातें की कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है इनके बारे में। चलते हैं आगे। अगली बात प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से संबंधित है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगर हम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जानें तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये स्थापित किया गया है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और किसकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है? लता मंगेशकर जी की स्मृति में। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसका उद्देश्य तो जरूर याद रखना है कि किस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान रहा है। चलते हैं आगे। अगली बात गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022 के बारे में है और यह पुरस्कार मिला है बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को। क्यों? निर्भीक पत्रकारिता व स्वतंत्र पत्रकारिता हेतु। ये बात ध्यान रखना है। एक बात और महत्वपूर्ण है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के बारे में कि यह प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो महत्वपूर्ण बातें पता चली कि यह पुरस्कार कब दिया जाता है? 3 मई को। 3 मई को क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। जैसा कि हमने बात की कि निर्भीक व स्वतंत्र पत्रकारिता हेतु दिया जाता है। अब गुइलेर्मो के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे? तो गुइलेर्मो कानो कोलंबियाई पत्रकार थे जिन्होंने स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता की और उनकी हत्या 1986 में कर दी गई थी और उन्हीं की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। कब? 1997 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई और यूनेस्को द्वारा स्थापना की गई। और कितनी पुरस्कार राशि है? $25,000। ये बातें ध्यान रखनी है। तो गुइलेर्मो कानो पुरस्कार की स्थापना 1997 में यूनेस्को द्वारा। पुरस्कार राशि $25,000। क्यों दिया जाता है? निर्भीक व स्वतंत्र पत्रकारिता हेतु। कब दिया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर। अभी 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 64th ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में है जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब इन पुरस्कारों का वितरण लॉस वेगास में 3 अप्रैल 2022, लॉस वेगास अमेरिका में है, तो लॉस वेगास में 3 अप्रैल 2022 को किया गया। एक बात इसमें जानने वाली है कि 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि के दौरान जो भी परफॉर्मेंस हुई हैं उन्हीं के आधार पर इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। पुरस्कारों का वितरण या पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो अमेरिकी रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं जो इस आयोजन के दौरान वितरित हुए। पहला हम देख रहे हैं कि एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? VR एल्बम ऑफ द ईयर है। किसका एल्बम है ये? जॉन बैटिस्टे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके मिला? लीव द डोर ओपन के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है ओलिवा रॉड्रिगो को। दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, ग्रैमी अवार्ड 2022 से संबंधित है जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली बात यह कि बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक अवार्ड किसको मिला है? ए कलरफुल वर्ल्ड को। और ये किसका एल्बम है? भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह जो फालू के नाम से भी लोकप्रिय हैं। तो पूछा जा सकता है फालू के बारे में, फाल्गुनी शाह के बारे में, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड्स मिला है इनके एल्बम को और एल्बम का नाम है ए कलरफुल वर्ल्ड। किस कैटेगरी में? बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें है
बेस्ट न्यू एज एल्बम ये कौन सा है? डिवाइन टाइड्स। और डिवाइन टाइड्स किसका एल्बम है? रिकी केज और स्टीवार्ट कोपलैंड। रिकी केज नाम इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संगीतकार रहे हैं और उन्हें दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। वर्ष 2015 में भी इन्होंने विंड्स ऑफ समसारा के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो दो नाम महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रखना है। जैसा कि हमने बताया, एक नाम है फाल्गुनी शाह का। क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी गायिका, और उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। दूसरा जो हमने बताया कि बेस्ट न्यू एज एल्बम डिवाइन टाइड्स है, और ये किसका एल्बम है? रिकी केज और स्टीवार्ट कोपलैंड का। हमने बताया रिकी केज का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संगीतकार हैं और ये दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीत रहे हैं। और भी बातें महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा है? तो वी आर जॉन बैटिस्टे। अब जॉन बैटिस्टे के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं 2022 में जॉन बैटिस्टे ने। तो पूछा जा सकता है जॉन बैटिस्टे के बारे में भी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जैसा कि हमने बताया कि एल्बम है लीव द डोर ओपन। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी लीव द डोर ओपन है। और बेस्ट न्यू एक्ट्रेस हैं ओलिवा रॉड्रिगो। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, और इसके बाद हमने अप्रैल 2022 में चर्चा में रहे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।